11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है नितिन और 2 जुलाई 1991 3:30 पुणे महाराष्ट्र से ये कुंडली। समझने की बात है, ये एक स्विमिंग ट्रेनर है और इनके पास सवाल ये है कि अपना घर, अपनी गाड़ी, क्या मैं कोई ऐसा छात्र पैदा कर सकता हूँ जो विश्व में विख्यात हो जाए और बड़ा नाम हो मेरा भी और उसका भी। उसके बाद दाम्पत्य कैसा बीतेगा। ऐसे एक बात बताता हूँ, व्यक्ति क्या पूछ सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास सवाल बचेंगे कि भी क्या। इसको जानने के लिए वृषभ लग्न की कुंडली, स्थिरता से सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और ये शुभ ग्रह का लग्न बना। और एक बात, व्यक्ति के खुद का व्यवसाय यही है तो जरा सोच के देखो कि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान, लग्न से चतुर्थस्थ या लग्न से दशमस्थ, लग्न से केंद्र में चंद्रमा कुंभ राशि के बैठे हैं। ये कुंभ राशि, अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो तो व्यक्ति को खुद का काम ही करना चाहिए। वो अगर कहीं दूसरे जगह काम करे तो उसको सफलता मिले ही नहीं और घूम फिर करके उसका मन हमेशा यही करता रहे कि नहीं, मुझे खुद का काम करना है। आपके लिए ये सबसे अच्छा है और आप यही करना। विश्व विख्यात होने का योग यहाँ से देखा जाता है, विश्व व्यापक बीमारियों का योग यहाँ से देखा जाता है। इसका संबंध अगर जन्म कुंडली में लग्न से बन रहा हो, गुरु यहाँ देख रहे हो जो कि उच्च के बैठे हैं, गुरु और मंगल एक साथ बैठ करके शिक्षक योग लगा रहे हैं, गुरु का नीच भंग, मंगल का नीच भंग गुरु स्वयं कर रहे हैं, शनि उन्हें देख करके और भी स्थिति को मजबूत भी कर रहा है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो नवम और दशम के अधिपति होकर के धर्म कर्माधिपति योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं। धर्म का अधिपति और धर्म का कारक अगर दोनों को देखें तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त कर जाता है और एक श्रेष्ठ गुरु साबित भी होता है। एक बात और है, आप अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हो, पर हमारे देश में खेलों की जो स्थिति है उसे आप देख रहे हो कैसे। एक हमारे देश की कितनी जनसंख्या, 133 से 134 करोड़ है। 133 करोड़ के करीब, मान लो 1 अरब जनसंख्या है, उसमें से मात्र 6 से 7 लोग ओलंपिक में से जाकर के कुछ जीत करके आते हैं। अब जरा सोच के देखना, हमारे लिए वो कितने सुखद अनुभव का वो पल होता है, सुखद एहसास कराने का पल होता है। नीरज चोपड़ा थे ना जो स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं, तो सोच के देखो कि उस व्यक्ति को तैयार करने में खुद को कितना वक्त लगा होगा और उसके गुरुजी को कितना वक्त देना होगा। उससे ज़्यादा तो उसके गुरु को मेहनत करनी पड़ी होगी। आप कितने मेहनती हो, ये तो बात पक्के तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में अगर कारक होकर के नीच का हुआ, जिसका नीच भंग हुआ है, और शनि देख रहे हैं जो कि व्यक्ति को पंक्चुअल बनाते हैं, तो निस्संदेह ये बात और है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में स्वग्रही शनि बैठे हैं, मंगल से देखे जा रहे हैं, गुरु मंगल शुक्र और गुरु सूर्य, यहाँ गुरु मंगल शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली में खेल अनुभव, खेल की क्षेत्र से लाभ देने की स्थिति, क्योंकि वो पराक्रम भाव है। गौर करना, प्रतियोगिता भाव का अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठ रहा है। गुरु शुक्र शिक्षकीय गुण और मंगल भी एक साथ। अगर ये नीच के नहीं होते, और हालांकि एक बात बताऊं तो यहाँ पे नीचत्व का कोई विशेष असर नहीं होगा, क्योंकि उसका संपूर्ण नीच भंग हो रहा है। मंगल 27 डिग्री के और गुरु 20 डिग्री के हैं, और ये सबसे अच्छे प्रकार से भंग होने वाला नीच भंग है। 4 प्रकार से किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है, उसमें से ये सबसे अच्छे प्रकार से नीच भंग हो रहा है। तो आपकी कुंडली में इस बात को लेकर के कभी भी चिंता ना करना कि आपकी कुंडली में मंगल का नीच भंग हुआ है या नहीं हुआ है, वो संपूर्ण हुआ है। अगर वो नहीं होता, या अगर वो नहीं होता तो निस्संदेह आपको आलसी बना देता। अगर उसका नीच भंग नहीं होता तो निस्संदेह आप काम बदलते रहते। अगर उसका नीच भंग नहीं होता तो आपका कंसंट्रेशन लो हो जाता। अगर, हाँ, दूसरी बात है, अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ है, अब ये देखने की बात है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस ग्रह का नीच भंग या विपरीत राजयोग, ये 2 बातों पे निर्भर करती हैं चीजें। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, लग्नेश की स्थिति कैसी है। तो लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में सामान्य भी हो जाते हैं, मतलब वो लग्नेश होने के साथ साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में फंस रही है, इस वजह से वो थोड़े सामान्य होंगे। मतलब वो एक तरीके से सामान्य ग्रह की तरह ही सामान्य ग्रह की भूमिका में ही अपना फल करेंगे। और दूसरी बात कि वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, इस वजह से हो सकता है कि आपको पराक्रम करनी पड़े। तो बातें 2 निकलती हैं, एक तो मंगल नीच का भी है, और दूसरी बात है कि अगर ये मैं बोल रहा हूं
कि अगर उसका नीच भंग हुआ है तो निस्संदेह वो आपको अपना घर देगा, आपको अपने घर में रहने का प्रभाव दिखाएगा। अगर उसका नीच भंग हुआ है तो आपको पंक्चुअल बनाएगा, साहसिक बनाएगा। थोड़ा मोरल उसका व्यक्ति का डाउन हो जाता है अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ है तो। और उसके बाद अगर उसका नीच भंग हुआ है तो निस्संदेह व्यक्ति साहसिक कार्यों में अपने आप को हमेशा ही तल्लीन करके रखता है, वो हमेशा ही मेहनत करने पे भरोसा करता है। ये कई सारी चीजें आपके जीवन में देखने को मिल रही होंगी। अब दूसरी बात है कि अगर उसका नीच भंग नहीं हुआ है या फिर होने की तरफ है, या फिर अगर उसका प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है, तो निस्संदेह क्या क्या इसका असर और बेअसर होना हो सकता है। असर होना, तुरंत ही आपको भवन और वाहन का सुख मिल जाए। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा देर से हो, या फिर अगर वो हो रहा है तो प्रयास करने के बाद हो, लेकिन हो रहा है जरूर। तो इसका मतलब है कि निस्संदेह इन सभी चीजों का प्रभाव मैं जातक के जीवन पे सकारात्मक रूप से ही देख रहा हूं। समझने की बात है, उच्च का गुरु है, वो शिक्षकीय गुण व्यक्ति में विकसित करेगा। चंद्रमा केंद्र में है, गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में है, इस वजह से व्यक्ति को विश्वविख्यात होने से रोक रहे हैं। अपने अंदर और भी ज्यादा शिक्षकीय गुणों को बढ़ाने की बात करनी होगी। अपने आप को और भी ज्यादा आलसी नहीं बनाना होगा। क्यों? क्योंकि लग्न के अधिपति शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति होता तो बड़ा सुंदर है पर काम धीरे धीरे करता है और देर से करता है। आलस्य ना करना, ये कहा जाता है ना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है और उसके लपेटे में आप आ सकते हो, क्योंकि शनि की दृष्टि है। हालांकि भाग्य का अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली में लग्नेश को देख रहा है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध भी शनि से देखे जा रहे हैं। ये भी शिक्षकीय गुण, और व्यक्ति कंप्यूटर से, तकनीक से, जल से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हो। आपकी कुंडली में स्थिति ऐसी है, खराब नहीं है। आप शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी काम कर सकते हो। सूर्य को ग्रहण नहीं लगा है, वो ग्रहण में नहीं है, क्योंकि वहां पे डिग्री काफी है। तो सूर्य और केतु राहु केतु के प्रभाव में है, लेकिन सूर्य उसमें ग्रहण से मुक्त हैं वो, इस वजह से आप शेयर का लाभ भी ले सकते हो। उसका क्यों? पंचम भाव के अधिपति बुध बनते हैं, एकादशवें भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। ये दोनों एक साथ बैठे हैं। और जन्म कुंडली में अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो बुध ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है और गुरु आश्लेषा में। इस वजह से 100% आपको इस क्षेत्र का लाभ मिल जाएगा। अगर हो सके तो आप मेष लग्न की जो स्थिति बन रही है, मेष राशि या फिर मीन राशि से लाभ उठा सकते हो। उसके बाद आप मकर राशि से लाभ उठा सकते हो। उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से कन्या राशि की कंपनी या उसमें जो बॉन्ड होते हैं आप उससे खरीद सकते हो। और भी आने वाले दिनों में इस पर कार्यक्रम बनाऊंगा मैं, पर फिलहाल आप इतनी कंपनियों से आप जोड़ करके अपना काम निकाल सकते हो। आपकी कुंडली में शेयर सट्टेबाजी से लाभ का योग है, क्योंकि चंद्रमा पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। वो जन्म कुंडली में जिस तरह से शनि बैठे हैं, ये धनदायक ही हो रहे हैं। ये बात मैंने भी कई बार बताई है कार्यक्रम में। चंद्रमा और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में 6ठे 8वें का बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति देर से भूमि, भवन, वाहन और मानसिक शांति के प्रभाव में आता है। हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो, पर मिलेगा जरूर। जन्म कुंडली के चौथे भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जा रहे हैं। माता का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का सुख, पुत्र का सुख, इन सभी चीजों का प्रभाव मिल जाता है। और इन सभी चीजों का व्यक्ति की कुंडली में सबसे अच्छी जो बात है वो बताऊं क्या है? बताता हूं। नहीं बताऊंगा तो आप बोलोगे पंडित जी तरसा रहे हो। चंद्रमा का यहां बैठना, ये कभी भी आपको अपना ही व्यवसाय करवाएगा और व्यक्ति दूसरों के दिलों पे राज करता है। आप जो कहोगे वही लोग मानेंगे। ये आपके अंदर ये एक विशिष्ट गुण है, इस गुण को पहचानो। महात्मा गांधी, विवेकानंद, और मेरी कुंडली में भी यही चंद्रमा यही बैठे हैं। तो जितने भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर दशम स्थान में बैठे हैं, उनको ये बात पे फोकस बढ़ा लेना चाहिए कि आप अपना काम और खुद का काम करने पे ज़्यादा फोकस करो। आपके अंदर इतनी शक्ति और क्षमता दैवज्ञ के दैव कृपा से, दैव दृष्टि से इतनी मिली हुई है कि आप जो बात बोलोगे वो लोगों के ऊपर लागू होंगी, वो लोगों को दिमाग में धंसेंगी चीज़ें और दिलों पे व्यक्ति राज करता है। ये बात होती है। वो भले उसको पद ना मिले पर प्रतिष्ठा बहुत मिल जाती है। आपकी कुंडली में ये बात दिख रही है। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक में जाना,
मंगल और चंद्रमा का षडाष्टक में जाना ये आपकी कुंडली को कमजोर कर रहा है। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा देर से फ्लरिश करता है, आगे बढ़ता है। और वस्तुतः जन्म कुंडली में आप शेयर सट्टेबाजी का सवाल पूछ रहे थे, ये बहुत अच्छा है इसमें जाने, क्योंकि शनि भी तो जन्म कुंडली में यहाँ से देख रहे हैं इस भाव को, और राहु का प्रभाव इस भाव से केंद्र में भी जा रहा है। राहु जो है वो गुरु को नहीं देख रहे हैं, शनि गुरु को देख रहे हैं, ये ठीक होगा, क्योंकि दशम भाव का अधिपति लाभ भाव के अधिपति को देख करके महाभाग्यशाली योग और महाधनी योग लगा रहे हैं। धन भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं, इस वजह से भी धनवान योग लग रहा है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, राहु देख रहे हैं, तो आत्मविश्वास को कभी कभी कमजोर करते हैं और व्यक्ति को हेडेक देते हैं। नेत्रों की समस्या कभी कभी बन सकती है। आपकी कुंडली में अगर मैं और भी 2-4 बात बताऊं तो नवांश कुंडली को देखो, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, पर यहाँ पे कोई भी कमजोरी नहीं है। यहाँ शुक्र और मंगल को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे कमजोरी बन रही है। क्यों? क्योंकि धन का अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है और ये इसके मित्र की राशि है और उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास उसकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी सी जिद्दी और हठी भी होती है, पर वो आपके साथ साहस के साथ खड़ी हैं और उनके साथ आप हमेशा दाम्पत्य में अच्छाई को ही खोजोगे। जन्म कुंडली में एक बात और है, यहाँ के पंचम भाव के अधिपति शनि से दृष्ट हैं और राहु केतु के प्रभाव में नहीं है। इस वजह से पंचम भाव का संपूर्ण फल भी मिल जाएगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर या चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव है। इस वजह से कई बार जो मानसिक शांति होती है वो कई बार छत विछत होती है, परेशान होता है, व्यक्ति सोचता ज्यादा है और छोटी छोटी बातों से तुरंत ही परेशान भी होता है। उसका वो इस वजह से परेशान नहीं होता है कि उसका मन कमजोर है, ना 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 ना। चंद्रमा बिल्कुल ठीक है और वो शुभग्रह भी बन रहे हैं। आप कमजोर इसलिए पड़ रहे हो क्योंकि आपकी कुंडली का सूर्य राहु से प्रभावित है या उसका भाव राहु से प्रभावित है। बस ये बात समझने की है। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में 4 ग्रहों का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना आपको खेल के क्षेत्र के लिए, क्योंकि जरा गौर करना तो मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है, यहां का अधिपति मंगल के साथ बैठा है। शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना यहां भी और यहां भी, ये व्यक्ति को निसंदेह खेल से संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो तो सबसे बढ़िया है। इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको और ज्यादा बेहतर बनाओ। आपकी कुंडली में अभी दशा गुरु के बाद शनि की चल रही है, निसंदेह ये भाव बढ़ेगा। 2023 के मार्च के बाद आप निसंदेह और आगे बढ़ोगे और विश्वविख्यात होने का योग भी लगा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवम भाव के अधिपति नवम भाव में और इसका कारक इसे देख रहा है। साथ ही साथ यहाँ का दूसरा जो कारक ग्रह होता है सूर्य, वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है। सूर्य, आप थोड़े कड़क भी हो, क्रोध भी करते हो और कभी कभी तुरंत क्रोध करने के बाद तुरंत शांत भी हो जाते हो। ये मंगल के नीच होने का प्रभाव है। मंगल के नीच भंग को आप अपने से भी दूर कर सकते हो। नीच का भंग करना ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर ग्रह ऐसी स्थिति बना रहा है कि वो नीचता अपनी भंग करने के प्रयास में शामिल है, जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उस देवता की आराधना कर लेनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। उपाय आप मुझे ये कहना फोन पे कि पंडित जी मुझे मंगल के नीच भंग के उपाय बता दो या मंगल से संबंधित उपाय बता दो, वो मैं उपाय बता दूंगा। उसके बाद अभी आ रही है शनि की दशा, तो मुझे ये कहना कि शनि से संबंधित आपने मुझे उपाय बताने को कहा था, मैं वो बता दूंगा। 2 उपाय आपको बताने को कहा है मैंने, वो आप मुझे संपर्क करना तो मैं बता दूंगा। दूसरी बात है, नवमांश कुंडली में चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा वर्गोत्तम, खुद का बढ़िया काम, पत्नी को जितना ज्यादा हो सके स्नेह करो। चंद्रमा और मंगल नवमांश कुंडली में अच्छे बन रहे हैं, ये लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी योग होता है। चंद्रमा और मंगल का केंद्र में जाना संपूर्ण मानसिक शांति और संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति के मोक्ष और दाम्पत्य का चरम सुख व्यक्ति को मिल जाता है। पत्नी थोड़ी कभी कभी खर्चीली ज्यादा हो जाती हैं और बजट बनाने वाली भी होती हैं, मैनेज करने वाली होती हैं। आप अगर चाहो तो उनका लाभ हमेशा ही किसी भी क्षेत्र में ले सकते हो। आपके लिए सबसे अच्छी जो राशियां होंगी वो मीन राशि, मकर राशि और कन्या राशि। और उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं नक्षत्रों की चर्चा करूं तो सबसे बढ़िया जो योग बन रहा है गुरु और बुध का नक्षत्र का परिवर्तन, ये सबसे महान परिवर्तन है जो आपको शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी और साथ ही साथ कई प्रकार से धन अर्जन करने का, शिक्षकीय गुण अपने आप में विकसित करने का और इसी काम को करते रहने का आदेश देते हैं। उसके बाद मंगल आश्लेषा नक्षत्र में यहाँ भी व्यक्ति को शिक्षकीय गुणों में और शिक्षकीय गुणों से भरा हुआ देखा जाता है। व्यक्ति और भी किसी और अन्य क्षेत्र में जिम ट्रेनर भी बन सकता है अगर ये बात सिद्ध हो रही है तो। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हो, अब इसका आकलन खुद आप कर सकते हो, जो कि मुझे
अगर मेरे सामने ये कुंडली है तो निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूं 100% गारंटी के साथ कि व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक है और उसके अंदर एक अच्छे शिक्षकीय गुण होने का प्रमाण भी मैं देख रहा हूं। तो इसकी बात है। नवमांस कुंडली के बारे में अगर चर्चा करता हूं तो सूर्य पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद के, मंगल उत्तरा भाद्रपद के, शुक्र रेवती नक्षत्र के। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी प्रभावित नहीं होता और वो अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम स्थिति को, इस वजह से व्यक्ति को इस क्षेत्र का कारोबार हमेशा ही करते रहना चाहिए। आप जो वो होता है ना, जैसे जहाँ पे लोग पानी में खेलते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है पर एक बार व्हाट्सएप पे किसी ने स्टेटस में डाली थी वो चीज़, पानी के फव्वारे और वहाँ ऊपर से लोग नीचे गिरते हैं और फिर पानी में जाते हैं, वो कुछ होता है ना, वो मुझे याद नहीं है और मैं जानता नहीं। आप वो काम भी कर सकते हो। दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति गुरु बनता है। यहाँ भी आप खुद के व्यवसाय के लिए ही बनाए गए हो। वहाँ के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं। आप जरा देखो, दशम स्थान का अधिपति गुरु और लग्न का अधिपति ये स्वयं लग्न को देख रहे हैं। गुरु और बुध, आप इसको और भी ज़्यादा थ्योरेटिकल तौर पे भी और बड़े लेवल पे या इसी क्षेत्र में आप और भी अगर कुछ और आपके अंदर जो गुण हो, आप उसकी भी कोचिंग संस्थान स्थापित करने के क्षेत्र में विचार कर सकते हो। शनि की दशा आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली बन रही है। उसके बाद अगर दशमांश कुंडली में आप शनि को देखो तो यहीं बैठे हैं कर्म स्थान में, यहाँ वो स्वग्रही, यहाँ कर्म स्थान में, और यहाँ पे जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं। तो गौर करना, इस कुंडली के लिए वो व्ययेश होकर के नीच के हुए हैं, तो ये ठीक है। और जन्म कुंडली में यहाँ का अधिपति लग्न में आकर के इनका नीच भंग भी कर रहा है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च के हैं। ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति, घर और परिवार और इन सब चीज़ों का लाभ मिल जाएगा। आप उसकी चिंता ना करो, थोड़ा देर से भले मिले, पर ये कब मिलेगा मैं ये अगर बता दूं तो खोड़शांसा कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य, अगर इनकी दशाएं जब चलेंगी तो निसंदेह आप इन सब चीज़ों का सुख भोग सकते हो। यानी कि 2000, एक तो बहुत बड़ी बाद में आ रही है, एक स्थिति आपकी कुंडली में जो बन रही है वो 2030 में बन रही है, और एक स्थिति आपकी कुंडली में जो बन रही है वो बन रही है 2026 में। 2026, 2030, 2033। एक बात और है, पंचम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति से देखा जा रहा है। संतान बढ़िया रहेगी और बुद्धिमान होगी, कंप्यूटर सेक्टर में वो काम करने वाली और दिव्य आकर्षण को प्राप्त करने वाली होगी। D7 चार्ट में लग्न का अधिपति शनि भाग्य भाव में सूर्य के साथ बैठा है, वो बेहतर है, और राहु गुरु के साथ बैठे हैं। इस वजह से उच्च के राहु बैठे हैं गुरु के साथ, इस वजह से कभी कभी संतान उत्पत्ति में, हालांकि मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि गुरु ठीक है तो संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं है, क्योंकि केतु भी ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की स्थिति को देखूं तो सूर्य युवावस्था के हैं, चंद्रमा जो हैं वो कुमार अवस्था के दिखाई दे रहे हैं 8 डिग्री के, मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में नीच के हैं जिनका नीच भंग हो रहा है, बाल अवस्था के हैं, 25% का परिणाम कर रहे हैं। बजरंगबली की पूजा इसीलिए बोल रहा हूं, अगर उनका हो सके तो नित्य प्रतिदिन दर्शन भी अत्यंत आवश्यक है। बुध जन्म कुंडली में मृतप्राय हैं, इस वजह से व्यक्ति की वाणी कई बार जो शैली होती है वो कमज़ोर होती है। कई बार व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सामने से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, या कई बार बुध जो होता है वो व्यवसाय का कारक होता है, तो कई बार व्यक्ति जो होता है उसके अंदर वो शैली तो है, वो बात, वो जो चीज़ है, जो क्षमता उसके अंदर है, वो जो सिखाने की, बताने की, अपने अंदर जो दिव्य औषधीय गुण वो लेकर के घूम रहा है, पर कई बार वो उसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता है, या कई बार वो पूर्णतया व्यवसायिक नहीं हो पाता है। जितना आपके अंदर व्यवसायिक नेचर होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि बुध थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, मृतप्राय हैं, इस वजह से। बुध के बाद अगर बात करता हूं गुरु की, वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे हैं और वो संपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है और यहाँ पड़ रही है। ये तीनों ही जगह पे उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है। मंगल जो है वो यहाँ देख रहे हैं, किसी को पैसे ना देना, नहीं तो आप इतने सीधे हो कि कोई आप उसे निकाल ही नहीं सकते हो। मंगल की स्थिति यहाँ पे दिख रही है, मंगल की दृष्टि वहाँ पे उच्च की। शनि मंगल का प्रभाव है, गलत लोगों से बच के रहना, और कई बार जो होता है वो व्यक्ति खुद ऊंचे पहाड़ों पे जाता है तो गिर जाता है, ऊंचाई से डरने का खतरा। हालांकि व्यक्ति जो होता है वो औषधीय होता है और कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके सोचता है और खुद को वो ये सोच लेता है कि नहीं मुझे कुछ भी हो नहीं सकता है, पर ये डर अपने अंदर बिठा करके रखिएगा कि आपको भी कुछ हो सकता है। मतलब कैसा? गिरने का डर, टूटने का डर, थकने का डर, चीर फाड़ का डर, ऑपरेशन का डर, इन सब चीज़ों से आपको भी गुजरना पड़ सकता है। तो शनि की दशा आ रही है, थोड़ा सावधान होकर रहना। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो वो 25% के साथ है, वो आपको बचपना ज़्यादा करवाते हैं। शनि जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, पर उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। ग्रह वृद्ध अवस्था का है, हनुमान जी की पूजा जरूरी ही जरूरी है, वो भाग्येश और कर्मेश बनता है, जरूर करना।
और शनि और राहु के बाद राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए थोड़े कमजोर साबित हो रहे हैं, इस वजह से वो सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। एक बात और बताता हूं, अष्टम का राहु है। अब जरा थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा और बता दूं बात। यहाँ राहु अष्टम के और बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा के। अब जरा गौर करना, तो ये शुक्र का नक्षत्र होता है और केतु जो बैठे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे हैं। राहु और केतु कमजोर हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हैं ये ना तो केंद्र से कोई संबंध बना रहे हैं, गुरु केंद्र से संबंध नहीं बना रहे हैं। जिस नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, और वो शुक्र जो है वो केंद्र से अधिपति केंद्र का तो होता है पर तृतीय भाव में बैठा है। इस वजह से कई बार अब जरा देखना, तो राहु को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। इस वजह से राहु और केतु की दशाओं में आपको सावधान रहना चाहिए। विशेषतया शनि मंगल राहु केतु की जब दशाएं चलती हैं तो व्यक्ति को एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आवश्यकता हो जाती है। आपको देने से बचना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, खुद को जो है वो प्रिपेयर ज़्यादा करना पड़ता है, मेंटल रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। गणेश जी की आराधना करनी पड़ती है, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। किसी को देने से बचना चाहिए। मानसिक रूप से जितना ज़्यादा हो सके शॉर्टकट ले लीजिए, शारीरिक रूप से जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कर लीजिए। ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता बन जाती है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं राहु, उस नक्षत्र का अधिपति उससे षडाष्टक में जा रहा है और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। अष्टम का राहु इतना ज़्यादा सोचने वाला और दिमाग को व्यय में, व्यक्तित्व को व्यय में कर देता है कि व्यक्ति थक सा जाता है। सूर्य को देख रहा है, इस वजह से कभी कभी आत्मविश्वास में अत्यंत कमजोरी और स्वयं को ही व्यक्ति निकृष्ट समझ लेता है या कमजोर समझ बैठता है, जिसके लिए उसको अपनी पत्नी से सहयोग या माता से लाभ मिल सकता है। व्यक्ति को अपने गुरुजनों के पास, अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लो जो हमेशा ही प्रभावों से संपन्न रहे और जिसपे किसी भी तरीके का बाह्य प्रभाव प्रभावित उसको ना कर सके। ये बात भी आपकी कुंडली में गुरु का लाभ है, पूर्वजों का लाभ है, पितरों का लाभ है, आपके भाग्य का लाभ है, आपके पास आपके शिक्षा का लाभ है। अगर शिक्षा बढ़ाना चाहते हो, एजुकेशन बढ़ा लो, डिग्री धारण कर लो अपने आप को, और अपने आप को और बड़े लेवल पे अगर लेके आना चाहते हो तो उसके लिए मुझे उपाय के लिए आपको मुझसे शामिल करना होगा अपने आप। मुझे जरूर संपर्क करिए। ये आपकी कुंडली थी, मैंने कैसे बताया मुझे जरूर बताना। कुंडली अच्छी है, गुरु अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, शनि बहुत बढ़िया बैठे हैं, वो थोड़े कमज़ोर हैं, इस वजह से उनके अनुभव का संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। और एक बात बताऊं, आपकी कुंडली में तो गुरु शनि को देख रहा है। आपकी कुंडली में गुरु आश्लेषा नक्षत्र के बैठे हैं जिसपे शनि की दृष्टि है। यह स्वयं शिक्षकीय गुणों को व्यक्ति लेकर के पैदा होता है। गुरु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को दिव्य और बेहतरीन बना देते हैं। व्यक्ति कभी किसी से मतलब ना रखे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे तो ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और किसी भी तरीके से अपने आप को कभी भी परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल फिट हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुछ पूछना होगा पूछ लेना, मैंने जो बातें कही हैं मुझे फ़ोन पे वही बताना, अन्यथा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।